तो स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे संख्याओं पर। आज हम चर्चा करेंगे किस पर? संख्याओं पर। और वास्तविक तौर पे हम जिन संख्याओं को संख्या कहते हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, और क्या इनके अलावा भी किसी और प्रकार की संख्याएं होती है, इसी सवालों के जवाब आज अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज अपन ये भी देखेंगे कि हम दैनिक जीवन में किसी संख्या को x, y और z मानते हैं, इन संख्याओं को कैसे वास्तविक संख्याओं के रूप में बदला जा सकता है, हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो वास्तविक तौर पे जब आप देखते हो कहीं भी x, y, z, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती कि क्या वास्तविक संख्याएं या जो संख्या अपन मानते हैं क्या ये भी वो संख्याएं हैं? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये भी एक प्रकार की संख्याएं मानी जाती है। वापस मैं कह रहा हूँ, ये भी एक तरह की संख्याएं मानी जाती है। तो ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की जो किताब है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और कक्षा 10 में या कक्षा 9 में भी है। कक्षा 10 में प्रश्नावली 2 है, प्रश्नावली 2। और प्रश्नावली 2 के अंदर प्रश्नावली का नाम बहुपद रखा गया है। क्या रखा गया है मित्रों? बहुपद। तो वास्तविक तौर पे अभी तक विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं होता है कि ये बहुपद क्या है, कि ये बहुपद क्या है। तो हम पहले संख्याओं को समझते हैं, और संख्या नहीं हम उन्हें राशियां कहेंगे। और राशियां हम मुख्य तौर पे, यदि अपन 9th क्लास की किताब में पढ़े थे कि राशियां कितने प्रकार की होती है, तो राशियां 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की राशि कहलाती है चर, और द्वितीय प्रकार की राशि कहलाती है अचर। कितने प्रकार की बताई मैंने आपको राशियां? 2 प्रकार की। प्रथम प्रकार की राशि चर कहलाती है और द्वितीय प्रकार की राशियां अचर कहलाती है। हम यह कह सकते हैं कि चर राशियां वे होती है, चर राशियां वे राशियां होती है, वे राशियां होती है जो अज्ञात होती है, जो अज्ञात राशियां होती है, जो अज्ञात राशियां होती है। ठीक है। और अचर राशियां वो होती है जो ज्ञात राशियां होती है, जो ज्ञात राशियां होती है या ज्ञात संख्याएं होती है। अब हम इसी माध्यम से चर्चा करते हैं कि चर राशियां कौन सी होती है और अचर राशियां कौन सी होती है। वास्तविक तौर पे जब हम किसी को कहते हुए सुनते हैं, या मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, मैंने कहा कि यदि कोई संख्या है उसको हमने माना है x, और मैं कहता हूं उसमें 2 जोड़ने पर हमारे पास संख्या 7 प्राप्त होती है। वापस समझो, अचर राशियां अज्ञात राशियां कहलाती है जिसमें x है, अचर राशियां जो ज्ञात राशियां कहलाती है, और चर राशियां जो अज्ञात राशियां कहलाती है, जिसमें x एक प्रकार की कौन सी राशि हो गई? चर राशि हो गई। और जो 2 है, ये 7 है, 2 है, ये कैसी राशियां हो गई? अचर राशियां हो गई। इन सभी संख्या जो भी आएगी हम उनको अचर राशियों के तहत मानते हैं। अब मैंने कहा आपको कि यदि x + 2 = 7 लिखता हूं, इसका मतलब आप में सीधा सा एक निर्देश मिल रहा होगा कि यहाँ पर अगर x की जगह 5 रखे और तब उसके अंदर 2 जोड़े, जब जाके इसका मान 7 आता है। मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये x जो राशि है ये भी एक प्रकार का मान लेके बैठी है, और इसका मान कितना है? 5। दूसरी बात, चर और अचर राशियों से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। अब अचर राशियां कितने प्रकार की होती है तो आप जानते हो। पहली जो संख्या होती है, ये संख्या होती है सारी की सारी ज्ञात होती है, साथ में संख्याएं होती है, ज्ञात संख्याएं होती है। इसमें पहली होती है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा उसको, प्राकृत संख्या। फिर आपने पूर्ण संख्या पढ़ी होगी, फिर पूर्णांक पढ़े होंगे। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? ये सभी अचर संख्याएं कहलाती है या ज्ञात राशियां कहलाती है।
बाकी जब भी आपको एक्स वाई जेड दिखे वो अज्ञात राशियां कहलाती है। आज अपन चर और अचर राशियों के योग को एक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी से पूरी जो अपनी प्रश्नावली थी उसका बेसिक समझने की कोशिश करें। ये कक्षा 8, 9 और 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समझो जरा, अगर मैं चर राशियां कहता हूं, एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारी प्रश्नावली का नाम बहुपद है। क्या है? बहुपद। इस बहुपद शब्द का अर्थ यदि हमें समझ में आ गया तो समझो कि पूरी प्रश्नावली का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। अगर बहुपद शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली का अर्थ हमारे को समझ में आ जाएगा। तो वास्तविक तौर पे बहुपद है क्या? वास्तविक तौर पे बहुपद है क्या? तो जब अचर और चर राशियां मिल जाती है ना, तब एक समीकरण का रूप ले लेती है। वापस सुनो, जब चर और अचर राशियां मिल जाती है ना, तब एक समीकरण का रूप ले लेती है और उसी समीकरण को हम बहुपद कहते हैं। पर बहुपद क्या होता है देखना जरा। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, मैंने कहा चर और अचर राशियां का योग क्या कहलाएगा, एक समीकरण बन जाती है, उसको अपन बहुपद कहते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि जो चर राशियां होती है ये भी 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी मित्रों? 2 प्रकार की। पहले प्रकार की राशियां कहलाती है समान चर, समान चर, और दूसरा कहलाता है असमान चर। कौन सा कहलाएगा? असमान चर। जब हम समान चर की बात करते हैं, मतलब माना कि अगर अक्ष और अक्ष हो और अक्ष और अक्ष हो, फिर अक्ष अक्ष हो, अक्ष अक्ष हो, इसकी जगह आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। अगर इनका दोनों का योग करे, दोनों को गुणा करे, दोनों को माइनस करे और दोनों का आपस में भाग लगाए तो आंसर क्या आएगा? अगर समान संख्या मतलब समान चर राशि होती है तो अक्ष और अक्ष अक्ष 2 अक्ष हो जाते हैं, और जब अक्ष और अक्ष को गुणा करते हैं तो अक्ष स्क्वायर हो जाता है, और जब अक्ष को घटाते हैं अक्ष में से तो 0 शेष बचता है, और जब अक्ष में अक्ष का भाग लगाते हैं तो मान 1 आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई होगी? एक बार में आपके थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो असमान चर की बात चल रही है। असमान चर में क्या होगा? जैसे मैंने आपको समान चर समझाया कि समान चर में क्या चीजें होती है, उसी प्रकार असमान चर को देखो जरा। असमान चर में क्या आता है? असमान चर में जैसे माना कि पहली संख्या अक्ष और दूसरी संख्या वाई है। देखो, अक्ष और वाई अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। पहले में अपन ने देखा था कि अक्ष और वाई 2 संख्याएं थी, पर इसमें हम देख रहे अक्ष और वाई 2 प्रकार अलग अलग प्रकार का चर राशियां हैं। असमान चर में अक्ष अलग है और वाई अलग है। पहले हमने यहाँ देखा कि पहली राशि भी अक्ष है, दूसरी राशि भी अक्ष है, पर यहाँ पर पहली राशि अक्ष है और दूसरी राशि वाई है। फिर अगर इसी प्रकार अगर अपन अक्ष वाई को जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, अगर हम अक्ष वाई का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है? अगर इसको गुणा करे, इसमें घटाए और इसमें एक दूसरे का भाग दे तो क्या होता है? देखना जरा। क्या अक्ष और अक्ष को अक्ष वाई को प्लस करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वहां अक्ष प्लस वाई आ जाता है। अगर अक्ष वाई को गुणा करें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अक्ष वाई हो जाता है। और यदि अक्ष में से वाई घटाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अक्ष माइनस वाई हो जाता है। और यदि अक्ष में वाई का भाग लगाए तो या तो इस रूप में लिख दो या अक्ष बटेवा वाई के रूप में अपन लिख सकते हैं। वापस समझो आप, समान चर में राशियों में परिवर्तन हो रहा था। जैसे अक्ष गुणा करने पर 2 अक्ष, जोड़ने पर 2 अक्ष, गुणा करने पर अक्ष स्क्वायर, घटाने पर 0, भाग देने पर 1 बार जा रहा था। पर असमान चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखा। जब समान चर और असमान चर मिल जाते हैं तब हम उनको बहुपद कहते हैं या पद कहते हैं। समझना, समान चर में आपने देखा कि परिवर्तन होता है। क्या देखा? परिवर्तन होता है। जबकि असमान चर में देखा आपने परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जब भी असमान चर आएगा उनके अंदर अगर अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करें तो उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बात समझे मेरी बात? वापस समझ लो, समान चर में परिवर्तन होता है, असमान चर में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हमने अक्ष लिया,
2x हुआ, अक्स अक्स को गुणा किया, अक्स स्क्वायर हुआ, अक्स में से अक्स को घटाया 0 आया, अक्स में अक्स का भाग लगाया एक बार गया। पर असमान चर में यदि अक्स में y जोड़ा तो अक्स प्लस वाई हो गया, अक्स को y से गुणा किया तो अक्स गुणा y हो गया, अक्स में से y घटाया तो अक्स माइनस वाई हो गया, और अक्स में y का भाग दिया तो अक्स बटेवा y हो गया, या अक्स भाजक y हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। अब वास्तविक तौर पे अपन देखेंगे कि बहुपद क्या है। यह तो आपने देखा, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक भी बहुपद क्या है। तो मैं वापस समझा दूं आपको कि चर और अचर राशियों का मेल क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। चर और अचर राशियों का मेल क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखना जरा, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा घात के आधार पर और एक होगा पद के आधार पर। तो जो पद के आधार पर होता है ना, उसको वास्तविक रूप पे हम बहुपद नाम देते हैं। घात के आधार पे होगा तो उसको हम कह देते हैं कि ये कितना घाती बहुपद है। ठीक है, तो अगर अपन पहले घात और पद की बात करें, तो जैसे पद की बात कर रहे हैं अपन, घात ऑटोमेटिक इसमें आप समझ जाओगे। मैं लिखता हूं अक्स प्लस वाई, मैंने लिखा अक्स प्लस वाई और यहां पर लिख दिया बराबर 0 या कुछ भी। अब मैं आपको पूछता हूं कि इसके अंदर कितने पद हुए, तो पद मतलब होता है एक चिन्ह के बाद कितना संख्या आई है। तो यहां आया 1 और 2, मतलब ये हो गया द्विपदी। क्या कहा जाएगा इसको? द्विपदी। क्या बात समझ में आ रही है? जब मैंने कहा पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, मतलब ये द्विपदी हो गया। इसको दूसरी भाषा में अगर घात के आधार पे कहे तो ये रेखिक हो गया। ये तो हो गया पद के आधार पर, और अगर यहाँ पर कहे अपन घात, तो इसकी कुछ भी घात नहीं है। जब कोई भी घात नहीं होती है तो उसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद कहा जाएगा दोस्तों? रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। और पद के आधार पे कहे तो कितने पद हो गए? एक पद, दो पद, पर इनकी कोई भी घात नहीं है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहा गया? रेखिक बहुपद। आगे चलते, जरूरी नहीं अगर यहाँ पर 2 हो 3 हो कुछ भी हो, पर पद 2 ही होंगे, पहला पद और दूसरा पद। देखते आगे क्या होता है। अगर मैंने कहा कि अगर मैं इस प्रकार लिख देता हूं अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं कहूँगा अगर इसमें पद देखे 1 पद, 2 पद और 3 पद, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये त्रिपद बहुपद है या त्रिपदी है। क्या है? त्रिपदी। और इसे हम कहेंगे द्विघाती, द्विघाती या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने पहला बताया आपको पद के आधार पर कि जब पहला पद और दूसरा पद तो कहलाएगा, 2 पद हो गए द्विपदी, जिसमें कोई घात नहीं होती, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर जिस बहुपद में घात यहाँ पर 2 आ गई, फिर इसको अगर पद के आधार पर गिने तो 1, 2 और 3, इसका मतलब 3 पद हो गए और इसको अपन त्रिपदी बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर जितने पद होंगे उतना पदी बहुपद कहलाएगा। और जितनी, अब देखना एक बार और समझा दूं मैं आपको, जैसे ही रेखिक बहुपद में पद खत्म होते हैं, जैसे पद पहला पद दूसरा पद, ये तो कहलाएगा आपको पता है द्विपदी और रेखिक बहुपद। पर जैसे 2 पद खत्म होते हैं, तीसरा पद आता है, और तीसरे पद के बाद यदि 4 पद आ जाए किसी बहुपद में, किसी बहुपद में 4 पद आ जाए, देखना जरा, अगर ये से 4 पद आ जाए तो इसको चतुर्थ पदी नहीं कह के हम इसको कह देते हैं बहुपद। क्या कहा जाता है? बहुपद। कितने पद हो गए? मतलब एक से अधिक, सीधी सी परिभाषा ये कह सकते हैं अपन कि 2 या 2 से अधिक बहुपद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो तो उसको बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर इसकी घात की बात करें तो देखो, यहाँ पर घात 2 थी, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अचर केवल अचर पद है, और यहाँ पर घात 3 है। जिस बहुपद में जितनी घात, अधिकतम घात होगी उतना ही घाती बहुपद कहलाएगा। तो मित्रों बताओ, द्विघाती कहलाएगा या त्रिघाती? तो हम इसको कहेंगे त्रिघाती। क्या कहा जाएगा? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती
बहुपद। बात समझ में आ गई? मैंने वापस समझा दूं मैं आपको। अगर पद के आधार पे देखें तो प्रथम पद, द्वितीय पद, कितने पद हो गए? 2 पद। यहाँ पर फिर देखा पद तो इसको त्रिपद कहे। अगर 2 पद से अधिक हो जाते हैं तो उसे अपन बहुपद नाम देते हैं। जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है तो इसको चतुर्थ पदी या बहुपद कहेंगे। घात के आधार पर चर्चा करें तो इसमें कोई घात नहीं थी, इसमें भी घात नहीं थी, इसलिए इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। और यदि इसमें घात की चर्चा करें तो इसकी अधिकतम घात 2 थी, इसलिए हमें इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। और यदि अपन इसमें चर्चा करें तो इसकी बहुपद की अधिकतम घात 3 थी, इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार यदि अधिकतम घात 4 हो जाती है तो चतुर्थघाती, मतलब जितनी घात होगी। पर आपके सामने ऐसी बात आ जाए, अक्स की घात 100 प्लस 10, ये कितना पदी है? तो सीधी सी बात 1 और 2 तो द्विपदी बहुपद है। पर घात की बात करें तो कितना घाती होगा दोस्तों? 100 घाती बहुपद, 100 घाती बहुपद। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे कि जब रेखिक समीकरण होती है, रेखिक समीकरण को हल, रेखिक समीकरण आप समझ में आ गई, इसको रेखिक समीकरण या रेखिक बहुपद कहते हैं। पर जब यहाँ पर आते हैं तो ये द्विघाती कहलाता है, फिर ये त्रिघाती कहलाता है। इसी प्रकार जब बढ़ता जाता है तो इसका मूल आधार होता है द्विघाती बहुपद। कि ये द्विघाती को कैसे हल करते हैं, इस द्विघाती बहुपद को हल करने की अपन अलग अलग विधियां सीखेंगे। क्या बोला मैंने? कि इस द्विघाती बहुपद को हल करने की हम अनेक विधियां या अलग अलग विधियां सीखेंगे। उसमें से हम द्विघात हल करने की पहली विधि देखते हैं। चले देखना जरा, एक चरण के अनुसार मैं आपको स्पष्ट करवाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार आपको इस विधि को सीखना है। माना कि मैं एक संख्या लेता हूं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मुझे इसको हल करना है और मुझे यह बताना कि x का मान क्या होगा, और बराबर में मैं लिख देता हूं 0। चलो एक परिभाषा और बता दूं मैं। यहां पर कभी भी आपके सामने दिखाई देगा बहुपद का शून्यंक। क्या कह रहा हूं मित्रों मैं? कहीं भी आपको बहुपद का शून्यंक दिखे, बहुपद का शून्यंक लिखा हुआ दिखे, शून्यंक का मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब मैं यहाँ 0 लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना होगा तब आपको इस विधि को प्रयोग में लाना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं, अब समझना आप, यहाँ मैं शून्य ज्ञात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कह दूँ x प्लस 7 बराबर 0, कि इस x की जगह क्या रखे कि मान 0 आ जाए। या मैंने कहा 5 प्लस x बराबर 0, मतलब इस x की जगह क्या मान रखे कि 0 आ जाए। मतलब ये राशि कौन सी थी, चर या अचर? तो आपको पता है ये राशि चर राशि थी। और चर राशि के स्थान पर ऐसा मान रखना कि समीकरण का मान 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्यंक कहा जाता है। वापस समझा रहा हूं मैं आपको, चर राशि के स्थान पे ऐसा मान रखना कि पूरी समीकरण का मान 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्यंक कहते हैं। देखना जरा, एक बार मैं परिभाषा भी लिख देता हूं। चर राशि के स्थान पर, चर राशि के स्थान पर ऐसा मान रखा जाए कि पूरी समीकरण का मान 0 हो जाए, उसे बहुपद का मूल या शून्यंक कहा जाता है, शून्यंक कहा जाता है। वापस समझो आप मेरी बात को। अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो, चाहे कोई भी समीकरण हो, जरूरी नहीं कि वो द्विघात हो, त्रिघात हो, कैसी भी हो, पर कहा जाए कि उसका शून्यंक ज्ञात करो या उसका मूल ज्ञात करो। 2 शब्दावली दे सकता आपको, या तो मूल लिखेगा या शून्यंक लिखेगा। मूल या शून्यंक पूछे और कहा जाए मूल और शून्यंक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको चर राशि, कौन सी राशि?
चर राशि, माना यहाँ पर चर राशि क्या थी, अक्ष थी, इसकी जगह ऐसा मान रखना कि इस पूरी की पूरी समीकरण का मान 0 हो जाए, इसे कहा जाएगा बहुपद का शून्यंक। इसे क्या कहा जाएगा, बहुपद का शून्यंक। पर इसकी एक विधि होगी, बिना विधि नहीं करना आपको। अपन द्विघात समीकरण के शून्यंक ज्ञात करना सीख रहे। कौन सी समीकरण के शून्यंक ज्ञात करना सीख रहे, द्विघात समीकरण के। हम यहाँ शून्य लगा रहे हैं, मतलब अक्ष की जगह ऐसा मान रखना है, यहाँ पर ऐसा मान लेके आना है कि यहाँ पर उसको रखते ही यहाँ पर उसका आंसर, इस पूरी की पूरी का आंसर इधर कितना आ जाए, 0 आ जाए। वापस समझो, अगर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि शून्यंक ज्ञात करना है तो अक्ष की जगह ऐसा मान रखना पड़ेगा हमें कि इस संपूर्ण समीकरण का मान 0 हो जाए। आई बात समझ में। हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार। पर एक चीज और ध्यान से देखना, अगर जिसकी घात 2 है तो ऐसी 2 संख्याएं आएगी, अक्ष का ऐसे 2 मान आएंगे जिसको यहाँ पर रखने पर, अक्ष की जगह रखने पर 0 आ जाएगा, अक्ष की जगह रखने पर 0 आ जाएगा। ऐसे कितने मान आएंगे, 2। यदि मैं ऐसे लिख देता हूं अक्ष प्लस 10, बताओ ये द्विघात समीकरण है, नहीं। तो इसका मतलब इस अक्ष का एक ही ऐसा मान होगा जो यहां रखने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक ही मान। और जब द्विघात समीकरण है तो कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। कितने मान होंगे दोस्तों, 2 मान। और यदि त्रिघात समीकरण होती तो उसके कितने मान हो सकते हैं ऐसे कि उसके शून्यंक के बराबर हो जाए, मतलब उस ऐसे मान जो वहां पर रखने की बाद समीकरण का मान 0 हो जाए, तो ऐसे 3 मान आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले द्विघात समीकरण समझा देता हूं एक बार। चलते अपन द्विघात समीकरण में। और इस विधि का, जो द्विघात समीकरण की 3 विधियां होती है, हम प्रथम विधि को हल करने की, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती है, 3 होती है। पर हम प्रथम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम विधि। मैं आपको तीनों विधियां समझाऊंगा, देखना। प्रथम विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और आपको पता होगा गुणनखंड विधि कैसी होगी। अगर आप नहीं भी जानते हो तो ध्यान से देखो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम पहली विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो विधि है गुणनखंड विधि। ये मूल विधि है, इसी के द्वारा ही आप किसी भी विधि को हल कर सकते हो, किसी भी समीकरण को हल कर दोगे। साथ के साथ दूसरी विधि से भी इजी विधि है, सबसे इजी विधि यही है, आप हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने समीकरण ली है वो ही अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष प्लस 10। मैंने कहा ये कौन सी समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का हम अक्ष का ऐसा मान निकालेंगे कि अक्ष की जगह रखने पर मान 0 आ जाना चाहिए। अक्ष की जगह जैसे ही रखेंगे इस समीकरण का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वापस समझो, अक्ष की जगह ऐसा मान रखना हमें कि इस पूरी की पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए, 0। इसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यंक। ठीक है, जब हम चर्चा करते हैं इसमें तो हम 3 चरणों को अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण, इन चरणों को तुम्हें कहीं पेपर में नहीं लिखना है दोस्तों, बस ये तो एक आपको सिखाने का तरीका है। ठीक है, तो प्रथम चरण में इस प्रथम जो पद होता है ना, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखना। वापस लिख देता हूं मैं, सात एक्स प्लस 10 बराबर 0। जो ये प्रथम पद होता है इसको 1 के नाम से माना जाता है, जो द्वितीय पद होता है इसको b के नाम से मानेंगे, और तीसरा पद है इसको c के नाम से मानेंगे कि प्रथम पद a है, दूसरा पद b है और तीसरा पद c है। ठीक है, प्रथम पद a माना, दूसरा पद b माना, तीसरा पद c माना। अब हम चर्चा करते हैं चरणों पर कि हल किस प्रकार करना है। तो आपको a को c से गुणा करना है, a वाले पद को c से गुणा करना है और फिर इसके गुणनखंड करने हैं। ए और सी को गुणा करेंगे और उसके क्या करेंगे, गुणनखंड। दूसरे चरण में क्या करना है, उस गुणनखंड को गुणनखंड को इस प्रकार रखे कि जोड़ने घटाने पर
बी का मान आ जाए, देखना ध्यान से समझना दोस्तों। प्रथम चरण में करना है अपने को ए पद को सी पद से गुणा, दूसरे में करना है कि जो गुणनखंड आए, जो गुणनखंड आएगा, जो टुकड़े आएंगे उनको इस प्रकार व्यवस्थित करना कि बी के मान के बराबर आ जाए। समझो जरा, अगर अपन इसी चीज को यहाँ पर फॉलो करते हैं जो इसमें दे रखा है, इस अक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक हम क्या मानते हैं, 1। अब 1 को 10 से गुणा किया तो कितना आता है, 10 आता है, और 10 के हमें करने हैं गुणनखंड। ये पहला प्रक्रम समझा रहा हूं मैं आपको। पहले ए और सी को गुणा किया, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 10, 10 एकम 10, 10 का हम कर रहे हैं विभाजन, कितना आया 5, फिर 5 में लगाया 2 का भाग, 5 का कितने बार जाएगा, 1 बार। अब आप देखो, मैंने कहा दूसरा इसके गुणनखंड आए, एक तो 2 इंटू 5। मैं इस प्रकार बता रहा हूं आपको कि गुणनखंड को इस प्रकार रखे कि जोड़ने घटाने पर उसका बी का मान आ जाए। बी का मान कितना था दोस्तों, 7, जोड़ने घटाने पर। तो मैं इसको इस प्रकार व्यवस्थित करूंगा, देखना जरा, अक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब 7x नहीं लिखेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है कि 7 की जगह हमें लिखना क्या है, 7 की जगह क्या लिखना है, तो हमें 7 की जगह हमें वो मान रखना है जिसको जोड़ने घटाने पर ये मान प्राप्त हो जाए। मतलब गुणनखंड के टुकड़े ये दोनों आए ना, गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 7। तो अपन लेंगे 2x प्लस 5x प्लस लास्ट का मान लिख देंगे 10। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ध्यान से देखो जरा, इन दोनों में लेना है कॉमन। कॉमन यानी ऐसी संख्या जो दोनों में हो या दोनों में भाग चला जाए। जैसे इन दोनों में हम लेंगे अक्स, क्योंकि अक्स ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर अक्स लेने के बाद यहाँ पर बचता है अक्स, प्लस के प्लस, और यहाँ पर अक्स से अक्स हट जाता है और बचते हैं 2। फिर यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे दोनों में, प्लस के 5, 5 लेने पर यहाँ पर आया अक्स प्लस 2। अब आप देखो, ये और ये दोनों तो समान है, तो एक ये हो गया और एक ये, मतलब पहला क्या आया, पहला आया है x प्लस 5 और दूसरा आया है x प्लस 2। वापस सुनो मेरी बात, एक बार वापस समझा देता हूं। मैंने 1 और 10 को गुणा किया तो कितना आया, 10। 10 के गुणनखंड किए मैंने 2 इंटू 5। 2 और 5 को मेरे को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि बीच का मान आ जाए। तो अगर 2 और 5 को प्लस करता हूं तो 7 आ जाते, इसलिए मैंने 2 और 5 को यहाँ रख दिया। अब दोनों में मैं कॉमन लिया, दोनों में आता है अक्स कॉमन, अक्स बाहर ले लिया, यहाँ पर भी आ गया अक्स, इसमें भाग लगाए अक्स स्क्वायर में अक्स का, तो अक्स बचा, और इसमें लगाया तो अक्स अक्स कट गया और बचे 2। फिर 5 लिया तो यहाँ अक्स बचा और यहाँ 2 बार गया। अब मैं इस दोनों में, ये दोनों तो समान है तो 1 बार दे लिया, और एक यहाँ पर है तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो अक्स बराबर यहाँ आते हैं 5, और इसका भी मैं पक्षांतरण कर दूं तो अक्स बराबर यहाँ आते हैं 2। मतलब समझो आप, 5 और 2 वो संख्या है जो अक्स के स्थान पर रखने पर मान 0 हो जाएगा इसका। वापस सुनो, 5 और 2 वो संख्या है जो अक्स के स्थान पर रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है। एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते कि क्या ऐसा हुआ क्या। तो देखो जरा, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं एक बार, या हम यही करते हैं ताकि समझ में आए। देखो, मैंने कहा कि हमारा प्राप्त हुआ मान था 5 और 2, अगर उसको रख दिया तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, देखो जरा, अपन पहले समीकरण है यहाँ, समीकरण में रखेंगे पहले 5, मतलब अक्स की जगह रखा हमने 5 का स्क्वायर, फिर लिखा प्लस 7, फिर कितना है अपने पास, अक्स का मान कितना आया, सॉरी ये माइनस में आएगा, माइनस में पक्षांतरण करने पर किसका मान हो गया, ये माइनस का हो गया है। देखो इधर प्लस था, जैसे इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस के 5, फिर 7, और यहाँ पर आ जाएगा कोष्टक में माइनस के 5। एक बार हमें 5 5 रखने हैं कोष्टक, प्लस कितने आ जाएंगे 10।
जब हम इसको हल किए तो 95 हो गया 25, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और जब माइनस को माइनस से गुणा किया तो किसके हो गए, प्लस के। फिर आया प्लस, पर माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 साते कितने हो जाते हैं, 35 प्लस 10। अब आपको प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेनी है। 25 और 10 दोनों मिलाकर कितने हुए, 35, और इसका मान कितना है, 35। आंसर कितना हो गया, 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमारा मेन जो परीक्षा में करने योग्य चीज है वो केवल ये है, समझो आप, ये वाली। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये प्रश्न को अपन टेस्ट कर रहे हैं, और ये हमारी परीक्षा में करने की चीज है। अब एक बार -2 भी रख के देखते। मैंने कहा -2 रहेगा, क्यों, इधर पक्षांतरण किया हमने, ये प्लस का था, ये प्लस का था, संख्या जाने पर माइनस की हो गई। अब समझो हमने लिया -2, क्योंकि मैंने कहा कि अक्ष के से अगर द्विघात समीकरण है तो अक्ष के से 2 मान आएंगे, जो रखने पर पूरी समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो पहला लिया हमने -2, -2 का क्या लगाया हमने, स्क्वायर, प्लस 7, और अक्ष की जगह हम लेंगे -2, और फिर लिया हमने कितना, 10। क्या लिया, 10। अब देखो जरा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस माइनस हो गए प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, कि 2 को 2 से गुणा किया, मतलब -2 और -2 प्लस के 4 हो गए, प्लस 7 दूनी कितने होते हैं, 14, पर यहाँ प्लस का जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपको पता है गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गए 14, और यहाँ इधर कितने हैं, 10। अब इनको जोड़ करो, 10 और 4 कितने हो जाते हैं, 14, 14 प्लस के और 14 माइनस के, आंसर आ जाता है 0। इसका मतलब हमारे बहुपद के कितने शून्यांक हो गए, पहला ये और दूसरा ये। वापस समझो जरा, हम चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 2 हो, और मैंने द्विघात समीकरण को पहली विधि से हल करवा रहा हूं। वैसे इसकी 2 विधियां और है, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, पर ये RBSC किताब में अच्छी तरह दे रखा था, NCERT में भी दे रखा है, पर हम पहली विधि जो सीख रहे हैं वो है गुणनखंड विधि। देखिए जरा, अब एक बार और मैं समझा दूं कि ये 5 और 2 क्या ये हैं, आपको पता है, ये उस बहुपद के शून्यांक है। ये कौन से बहुपद के शून्यांक है, तो ये द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक है। और शून्यांक कौन कौन से हैं, शून्यांक है एक तो 5 और एक 2, एक तो 5 और एक 2। अभी हमने 2 शून्यांक ज्ञात किए थे, आपको पता है, एक तो 5 किया था और एक 2 किया था, ये है। अब इसको गणितीय किताब में जब अपन देखेंगे तो आपको एल्फा बीटा नाम देगा। तो प्रथम शून्यांक को कहते हैं एल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। प्रथम शून्यांक को क्या कहते हैं, एल्फा, और दूसरे शून्यांक को कहते हैं बीटा। अभी तक हमने द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना सीखा है। हम इसी द्विघात समीकरण के जब शून्यांक दे दे और शून्यांक नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 5 और 2 है, ऐसे दे दिया तो भी हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू है, और अपन वापस पक्षांतरण करके द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। पर दिक्कत की बात ये हो जाएगी कि वो जैसे प्रथम पद दे दिया एल्फा, वो प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, मतलब पहले पद को कहते हैं एल्फा, प्रथम शून्यांक को कहते हैं एल्फा और दूसरे शून्यांक को कहते हैं बीटा। मतलब 5 प्लस 2 ये दे दिया 7, और दूसरा ऐसे देता है कि एल्फा गुणा बीटा, मतलब एल्फा इंटू बीटा, और इनका योग दे दिया 10। ये 2 चीजें देगा कि एल्फा प्लस बीटा 7 है और एल्फा गुणा बीटा 10 है, तब आपको एक द्विघात समीकरण ज्ञात करके बताइए। तब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो, आप इस प्रश्नावली को ऐसे नहीं समझे कि ये बहुत टफ है, ये बहुत इजी है। आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिकल करोगे ना, आराम से हो जाएगी। मतलब वापस समझो कि एल्फा बीटा किसे कहते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के जो शून्यांक आते हैं उनको एल्फा और बीटा कहते हैं। उनका योग दे दिया जैसे 7, और एल्फा और बीटा दे दिया हमें, जिसका गुणनफल दे दिया 10। पर
पर वापस सुन लो आप, ये इनका योग है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। एल्फा प्लस बीटा क्या है, जब भी आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा तो ये मिलेगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और जब एल्फा गुणा बीटा मिलेगा तो ये मिलेगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। लिखा हुआ आएगा कि किसी समीकरण के शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल निम्न है, इससे आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। अब देखना जरा, बहुत ही आसान, ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो मैंने द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना सिखा दिया आपको, एक उसी द्विघात समीकरण के जो तुम्हें शून्यांकों का योग और गुणनफल देगा तो उससे किस प्रकार आपको द्विघात समीकरण बनानी है ये सिखाने जा रहा हूं। देखो मैंने बताया आपको एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा, तो जब भी आपके सामने एल्फा प्लस बीटा की बात करें, मैं रंग चेंज कर लेता हूं पेन का अपने, ताकि आपको लगे कि हाँ ये अलग से था। जब भी हम एल्फा और बीटा की बात करेंगे, एल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, तब हमें सूत्र लगाना है माइनस बी बटेवा ए, माइनस बी बटेवा ए। और ये जो ऊपर अपन लिखेंगे इसको इक्वल मानेंगे किसके, माइनस अक्स के, माइनस अक्स के गुणांक, और जब नीचे वाला होगा इसको मानेंगे अपन अचर पद, सॉरी अक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या मानेंगे अपन इसको, अक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम अक्स स्क्वायर के गुणांक मानेंगे। देखो जरा, मैंने कहा कि अगर एल्फा प्लस बीटा दे दे तो हम उसको लिखेंगे माइनस बी बटेवा ए, और मैंने बताया था आपको कि प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरे को बी कहते हैं और तीसरे को सी कहते हैं। वापस समझो, तीसरे को अचर पद कहते हैं वास्तविक तौर पे तो, पर इसको एबीसी में अगर विभाजित करें तो इस प्रकार करना है। तो मैंने कहा कि अगर एल्फा प्लस बीटा दे दे तो माइनस बी बटेवा ए बराबर अक्स के गुणांक ओ बटेवा अक्स स्क्वायर के गुणांक, ये चीज ध्यान रखनी। दूसरी बात, अगर एल्फा गुणा बीटा कह रहा है, दोनों ही लगेगा एक साथ, आपको शून्यांकों का योग भी देगा और शून्यांकों का गुणनफल भी देगा। पर शून्यांकों का योग दे दिया, जैसे माना कि हमारे पास आ गया शून्यांकों का योग कितना दिया था आपको पता है 7, बराबर मैंने कहा माइनस बी बटेवा ए, मतलब ऊपर वाला तो किसका होगा, अक्स का गुणांक, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगा दिया बट्टा 1, इसका मतलब ये तो हो गया किसका, अक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये किसका हो गया, अक्स का गुणांक। देखो ये तो कह रहा है कि ऊपर वाला माइनस रहेगा ना, तो ये कहलाएगा अक्स का गुणांक, तो माइनस अक्स का गुणांक हो गया, ये किसका गुणांक हो गया, अक्स का, और जो ये 1 है ये अक्स स्क्वायर के गुणांक हो गए। देखो आगे और, अगर आगे और चर्चा करते हैं अपन, ये कहा है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बराबर किसके बराबर होता है, एल्फा इंटू बीटा कह दे तो हमें लेना है अचर पद, अचर पद, और अचर पद मैंने बताया था आपको सी बटेवा ए भी अपन कह सकते हैं इसको, अचर पद बटेवा अक्स स्क्वायर के गुणांक, अक्स स्क्वायर के गुणांक। अब हम चर्चा कर रहे हैं, देखना एल्फा इंटू बीटा क्या था 10, और 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1, इसका मान क्या है आपको पता है सी बटेवा 1 के बराबर जाता है, मतलब सी का मान तो हो गया 10 और 1 का मान हो गया 1, समझे मेरी बात, सी का मान तो क्या हो गया 10 और 1 का मान कितना हो गया 1। और आपको पता है जब ये माइनस के थे, हम इसको माइनस के मानेंगे, सॉरी प्लस के तो थे नहीं, माइनस के थे, तो जब 7 और 2 चलेंगे तो ये किसके आएंगे, माइनस के, हमने पिछली में माइनस के है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। अब देखो हमने हमारे जब शून्यांक आए थे तो माइनस के आए थे 7, माइनस के 7, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे एल्फा इंटू बीटा, तो माइनस माइनस प्लस के 10 हो गए ना भाई। यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा क्या था, एल्फा का मान कितना था -5 इंटू बीटा का मान क्या था माइनस के 2, बराबर कितना आया था +10, पर यहाँ पर -5
माइनस के 2 बराबर आ गए कितने, माइनस के 7। मैंने पिछले उसमें देखा नहीं थी, ये देखो आपको जब हम शून्यांक ज्ञात किए थे तो किसका आया था, माइनस का। जब हमने यहाँ मल्टीपल किया था, यहाँ करके देखा था, ये माइनस का आया था। मैंने बताया था पक्षांतरण करने पर किसका हो जाता है, माइनस का। यहाँ भी हमने पक्षांतरण किया था, किसका हो गया था, माइनस का। इसी प्रकार हमने जब माइनस का लिया तो -2 और -7 -5 कितने हो गए, -7। अब देखना, जब b की जगह, ये पहले तो -7 था, जब यहाँ पर रखा b की जगह मतलब अक्ष स्क्वायर के, तो माइनस जैसे ऐसे लिखेंगे ना, माइनस कोष्टक -7 कोष्टक बटेवा 1 ये होगा। तो ये तो हो गया अक्ष का, और ये हो गया किसका, b की जगह। तो माइनस माइनस किसका हो जाता है, प्लस के 7 हो गए बटेवा 1। अब समझो ऊपर वाला पद किसका होता है, अक्ष का गुणांक। मतलब अक्ष की वैल्यू क्या है, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये देखो अक्ष के गुणांक कितने, प्लस के 7, है ना। इसी प्रकार हमने निकाला एक का मतलब अक्ष का, अक्ष स्क्वायर का, तो नीचे वाला अक्ष स्क्वायर का था, तो यहाँ पर कितना मान है, 1। इसका मतलब ये देख लो अक्ष स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने, 1। इसी प्रकार हमने निकाला कि हम एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, जब सूत्र लगाते हैं तो अपना सूत्र होता है b बटेवा c अचर पद बटेवा अक्ष स्क्वायर के गुणांक। तब हम कहेंगे 10 बटेवा 1, 10 बटेवा 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो c का मान तो ऑटोमेटिक 10 हो गया। कितना हो गया, 10, और 1 का मान 1 हो गया। ये देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 का मान 1, इसका मतलब अक्ष स्क्वायर के गुणांक तो 1 हो गए, और c का मान 10 हो गया, ये c का मान 10 आ गए। हम आपको वापस समझा रहे हैं, देखना जरा, कब आपको ये समीकरण नहीं देगा, जब क्वेश्चन देगा तब ये समीकरण नहीं देगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और ये आपको देगा कि एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग दे रखा है, और आपको द्विघात समीकरण याद करनी है। तब स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर आपको यह सूत्र का प्रयोग करना है। b अगर एल्फा प्लस बीटा का मान दे दे तो -b बटेवा a, तो ऊपर वाला होता है अक्ष का गुणांक और नीचे वाला होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। जैसे ही आप रखोगे मान, किसका गुणांक आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, पहले अक्ष के बराबर आ जाएगा, फिर अक्ष स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, फिर c के बराबर आ जाएगा। आपको पता है अक्ष का मान 7 आया था, अक्ष स्क्वायर का 1 आया था, और c का मान 10 आया था। आपको पता है अक्ष का तो हो जाएगा 7 अक्ष, पहले अक्ष स्क्वायर का लेंगे तो अक्ष स्क्वायर का अक्ष स्क्वायर प्लस 7 अक्ष प्लस 10। इसी प्रकार हम, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है, ये प्रश्नावली का एक मैंने प्रश्न लेके समझाया है। हम अन्य पूरे के पूरे प्रश्न इसी विधि से करके देखेंगे। तो धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, और आप अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगले वीडियो में अपन इस प्रश्नावली से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्नावली में हमने क्या क्या चर्चा की है मैं आपको वापस समझा दूं। हमने पहले द्विघात समीकरण के क्या सीखा था, हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने, द्विघात समीकरण के मूल निकालने, और क्या सीखा इसके अंदर, यदि मूल दे रखे हो, यदि मूल दे रखे हो, मूल यानी शून्यांक है ना, दे रखे हो, तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना। और दोनों के हमने जो द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि थी वो कौन सी विधि यूज की थी, तो हम किए थे गुणनखंड विधि। इस प्रकार हमने ये 3 चीजें सीखी है। एक सीखी हमने गुणनखंड विधि, एक सीखा है यदि मूल दिए हुए हो तो शून्यांक कैसे ज्ञात करें, और एक द्विघात समीकरण के शून्यांक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।